इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ ADT इंटरनेशनल बैंक एज ऑन 31 March 2011, गिविंग द रिलेवेंट शेड्यूल एंड ऑल्सो स्पेसिफाई एटलीस्ट 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अकाउंटिंग पॉलिसी। और दे रखा हुआ है आगे शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा हुआ है, फिर फिक्स एसेट दे रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में क्या दे रखा हुआ है, डेबिट बैलेंस भी, क्रेडिट बैलेंस भी। इसका मतलब डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, ओवरड्रॉन हो जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस नॉर्मली। और उसके बाद क्या है, बिल पेबल दे रखा हुआ है, कैश क्रेडिट दे रखा हुआ है, बोरिंग फ्रॉम बैंक्स दे रखा हुआ है, कैश इन हैंड, कैश विद RBI, कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल, फिर गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रेमाइसेस, फर्नीचर, टर्म लोन, ये दे रखा हुआ है हम लोग को। अब आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बिल फॉर कलेक्शन 18,10,000 का दे रखा हुआ है, एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट्स 14,12,000 का दे रखा हुआ है। उसके बाद क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट दे रखा हुआ है, डिप्रिशिएशन चार्ज दे रखा हुआ है, प्रमाइसेस के लिए 1,10,000, फर्नीचर के लिए 78,000। आगे हैं 50% ऑफ टर्म लोन आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटीज, तो 50% हो गया क्या, गवर्नमेंट गारंटी से सिक्योर्ड। उसके बाद 10% ऑफ कैश क्रेडिट इज अनसिक्योर्ड। तो ये हम लोग के पास सम्स दे रखा हुआ है। अब हम लोग जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो आ जाइए कॉपी में। सबसे पहले कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। हम लोग को सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है बैलेंस शीट का, तो बनाइए, मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर समझेंगे कैसे बनाना है सम्स को। हम लोग कैसे लर्न किए थे, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, तो कैन से सी से क्या हो गया, शेयर कैपिटल, रुपीज़ इन लैख दे रखा हुआ है। सी से शेयर कैपिटल हो गया, जिसका शेड्यूल क्या होता है 1, कैन, फिर रामू, आर से क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसका शेड्यूल नंबर 2 हो गया। क्या था, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंजेस, तो कैन रामू धोबी, धोबी से क्या हो जाएगा, डिपॉजिट्स, शेड्यूल 3 हो गया। बाय से क्या हो जाएगा, बोरोइंग्स, शेड्यूल 4। ओ से क्या हो जाएगा, अदर लायबिलिटी, जिसका शेड्यूल नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ लिखना था। तो हम लोग का लायबिलिटी साइड का हो गया। अब एसेट साइड में ये था कैपिटल एंड लायबिलिटी का साइड। अब एसेट में चलते हैं, तो एसेट में क्या होता था, CBI, तो सी से क्या हो गया, सी से हम लोग का हो जाएगा कैश एंड बैलेंस विद RBI। फिर था बी से क्या हो जाएगा, बैलेंस विद बैंक्स या अदर बैंक्स भी बोल सकते हैं, एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो इसका शेड्यूल नंबर 6 हो गया, इसका शेड्यूल नंबर 7 हो गया। तो CB हो गया। आई से क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल नंबर 8। 9 आप लोगों को याद करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एडवांसेस का, तो एडवांसेस के लिए हो गया शेड्यूल नंबर 9। 10 से तो आप लोगों को पता ही है, फिक्स एसेट होता है। और 11 आप लोग को याद रखना है अदर एसेट के लिए, अदर एसेट हो गया 11। तो ये हम लोग का हो गया एसेट साइड का भी। अब 12 नंबर शेड्यूल होता है जो बैलेंस शीट के बाद होता है। तो जब बैलेंस शीट के बाद क्या होता है, कॉन्टिंजेंट कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ये शेड्यूल नंबर 12 हो गया। एक होता है बिल फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन,
जिसका शेड्यूल नंबर कुछ नहीं होता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन से कैपिटल, राम से या मतलब रामू से क्या हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, धोबी डिपॉजिट्स, बी से बोरोइंग, बाय ऑरेंजेस तो ओ से अदर लायबिलिटी। इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। अब हम लोग एक एक करके जैसे जैसे सम्स में दे रखा हुआ था वैसे वैसे हम लोग बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का कौन सा शेड्यूल होता था, शेड्यूल नंबर 1 होता था शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, कितने का दे रखा हुआ, 198 का। तो ये हो गया शेयर कैपिटल। अब सेकेंड क्या दे रखा हुआ आइटम, स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो ये हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले क्या था, स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये हम लोग का कितना दे रखा हुआ है, 231। 231 हम लोग का दे रखा हुआ है स्टैट्यूटरी रिजर्व। प्लस करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसमें भी हम लोग को स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना होता है, आगे हम लोग समझेंगे। बस एक बार अभी लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट का प्लस फॉर द ईयर के लिए कितना हो जाएगा, फॉर द ईयर के लिए जो करेंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसका 25% हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना दे रखा है 150, इसका 25%। तो 150 का 25% कितना हो जाता है, 150 इंटू 25%। तो ये हम लोग का कितना हो गया 37.15, 37.15। तो ये हम लोग का स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया। आगे क्या दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा 412 का, प्लस करेंट ईयर का प्रॉफिट। करेंट ईयर का प्रॉफिट हम लोग का कितना दे रखा हुआ है 150, माइनस यहाँ जो स्टैट्यूटरी रिजर्व हम लोग ट्रांसफर किए, यहाँ पे हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या कहते ट्रांसफर किए थे, वो हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो माइनस स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये कितना हो गया था 37.15। तो 37.15 हो गया। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर लेते हैं। तो ये हम लोग आ गया 793। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आइटम दे रखा है फिक्स डिपॉजिट। तो शेड्यूल नंबर 3 होता है। शेड्यूल नंबर 3 क्या चीज़ का होता है, शेड्यूल नंबर 3 होता था डिपॉजिट्स के लिए। डिपॉजिट्स में क्या क्या डिपॉजिट्स हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग डिपॉजिट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, तीनों ऐड कर देते हैं। फिक्स्ड, सेविंग और क्या है करेंट अकाउंट। तो ये हो गया 412, फिर 517, फिर आगे क्या दे रखा हुआ है 450, सॉरी गलत हो गया, 517 था फिक्स डिपॉजिट के लिए, सेविंग के लिए था 450 और इसके लिए था करेंट अकाउंट के लिए था 520.12। टोटल करते हैं तो 517 प्लस 450 प्लस 520.12, तो ये हम लोग का हो गया 1487.12। 1487 पॉइंट कितना हो गया 12 हो गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का आइटम क्या दे रखा हुआ है हम लोग का, आगे दे रखा है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल दे रखा हुआ है। तो बिल्स पेबल हम लोग का जाता है शेड्यूल नंबर 5 में, अदर लाइबिलिटी में। अदर लाइबिलिटी में हम लोग का आ जाएगा बिल्स पेबल। कितने का दे रखा हुआ है बिल्स पेबल, हम लोग का दे रखा हुआ है 0.10। ये हो गया। आगे दे रखा है हम लोग का कैश क्रेडिट। हम लोग का कैश क्रेडिट दे रखा हुआ है तो 6 नंबर के लिए, 6 नंबर शेड्यूल में हम लोग का होता था कैश के लिए। 7 नंबर शेड्यूल में हम लोग का होता था अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक।
8 में हम लोग का होता था इन्वेस्टमेंट, 9 में हम लोग का होता था एडवांसेस, और यहाँ एडवांसेस में क्या आता था, फर्स्ट नंबर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो कैश क्रेडिट हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, कैश क्रेडिट दे रखा हुआ है 81210 प्लस ओवरड्राफ्ट भी दे रखा हुआ। ओवरड्राफ्ट जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था तो वो ओवरड्राफ्ट हो गया, तो वो कितना हो गया 28। तो ये हम लोग का हो गया। आगे बढ़ते हैं, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स 110 है। तो बोरोइंग कौन सा शेड्यूल में होता था, शेड्यूल नंबर 4 में। तो बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक, बस हम लोग को क्या करना है, पोस्टिंग करना है इसमें। तो बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक कितना दे रखा हुआ है, 110 दे रखा हुआ है। आगे क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना दे रखा हुआ है, ये आ जाएगा 6 नंबर शेड्यूल में, कैश इन हैंड 160 का 160.15। आगे कैश विद आरबीआई, कैश विद आरबीआई ये हम लोग का दे रखा हुआ है कितना 37.88, इसमें हम लोग सीआरआर का एडजस्टमेंट करेंगे। आगे दे रखा हुआ है हम लोग का कैश विद अदर बैंक, तो कैश विद अदर बैंक ये हम लोग का दे रखा हुआ 155.87 दे रखा हुआ है। फिर मनी एट कॉल, तो ये भी यहीं आएगा। तो मनी एट कॉल हम लोग का पास हम लोग को दे रखा हुआ है 210.12, इतना तो हो गया। आगे गोल्ड दे रखा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखा है, तो गोल्ड दे रखा हुआ है हम लोग का इन्वेस्टमेंट में आ जाए, गोल्ड हम लोग का इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो गोल्ड कितने का दे रखा है 55.23 का गोल्ड दे रखा हुआ है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखा हुआ है 110.17 का, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रीमाइसेस दे रखा है, फर्नीचर दे रखा हुआ, तो ये हम लोग का 10 नंबर शेड्यूल में आ जाएगा फिक्स एसेट का। इसमें हम लोग का दे रखा है फर्नीचर हम लोग के पास दे रखा हुआ है 70.12। और ये टर्म लोन दे रखा हुआ है हम लोग के पास, फर्नीचर के बाद प्रीमाइसेस दे रखा हुआ था, एक सेकेंड, फर्नीचर 70.12 और प्रीमाइसेस दे रखा हुआ है 155.70, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे दे रखा हुआ है टर्म लोन, तो टर्म लोन हम लोग का एडवांसेस का पार्ट होता है। तो टर्म लोन दे रखा हुआ है 792.88। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो पोस्टिंग था, तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा हुआ है बिल फॉर कलेक्शन 18,10,000, तो ये 18,10,000 दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मेट बनाए थे वहाँ पे बिल फॉर कलेक्शन है लास्ट वाला, तो वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 18.10, तो ये हो गया। फिर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जिसका शेड्यूल नंबर कौन सा होता है 12 होता है, तो हम लोग शेड्यूल नंबर 12 बना लेते हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का शेड्यूल नंबर 12 हो गया। इसमें कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या है, एईओ दे रखा हुआ है, ये हम लोग के पास दे रखा है 14.12 का। और आगे क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एट डेप्ट, तो ये भी हम लोग का कंटिजेंट हो जाएगा। ये कितने का दे रखा हुआ है 0.55 का दे रखा हुआ है। तो इस तरह से इसका टोटल कितना हो जाएगा 14.12 प्लस 0.55, तो ये हम लोग का हो गया 14.67, 14 पॉइंट कितना हो गया 67 हो गया। आगे तो कुछ नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फर्नीचर में हम लोग को कितना दे रखा हुआ था, फर्नीचर में हम लोग को दे रखा था ट्रायल बैलेंस में नेट करके दे रखा हुआ था, दे रखा हुआ है। तो फर्नीचर कितने का नेट करके दे रखा हुआ था 70.12। और फर्नीचर में कितना था, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कितना था 0.78। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एट कॉस्ट में लिखेंगे, 70.12 प्लस 0.78, तो हम लोग कॉस्ट में लिखेंगे
70.9, फिर माइनस क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन करेंगे, माइनस डेप्रीशिएशन करेंगे 0.78 का, फिर ये नेट में कितना आ जाएगा 70.12, ऐसे करके हम लोग को लिखना है। इसी तरह से प्रेमाइसिस को एट कॉस्ट में कितना है, तो 155.70 नेट में है, प्लस इसका डेप्रीशिएशन कितना था 1.1, तो ये हम लोग लिखेंगे कॉस्ट में लिखेंगे 156.8 और माइनस डेप्रीशिएशन कितना कर देंगे 1.1, फिर इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा 155.70। इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल करने से कितना आता है 70.12 प्लस 155.70, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 225.82। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिक्स एसेट में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसे, ये दे रखा हुआ था हम लोग को ट्रायल बैलेंस में 70.12 और डेप्रीसिएशन दे रखा है 0.78, तो डेप्रीसिएशन प्लस इसको ऐड कर दिया तो ये हम लोग का कॉस्ट हो गया, फिर माइनस डेप्रीसिएशन कर देंगे तो इस तरह से हम लोग का नेट में तो आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया। आगे एक दे रखा हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग का दे रखा हुआ एडवांसेस के लिए कि 50% ऑफ टर्म लोन आर सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी और 10% ऑफ कैश क्रेडिट अनसिक्योर्ड हैं। तो यहाँ पहले हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं, एडवांसेस का टोटल कर लेते हैं। तो एडवांसेस का टोटल हम लोग का कितना हो गया, एडवांसेस का टोटल कितना हो जाता है 812.10 प्लस 28 प्लस 792.88, तो ये हम लोग के पास हो गया 1632.98 ये हम लोग का एडवांसेस हो गया। इसको हम लोग दिखाएंगे, ये तो फर्स्ट हो गया, इसको सेकेंड में हम लोग दिखाएंगे कितना सिक्योर्ड है कितना अनसिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड के लिए बोला गया था कि सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी में दे रखा हुआ था, फिर दे रखा हुआ था अनसिक्योर्ड, अब बाकी क्या था सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट। तो सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी में दे रखा हुआ था 50% ऑफ टर्म लोन बाय सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। तो टर्म लोन कितना दे रखा हुआ है यहाँ पे, तो टर्म लोन दे रखा हुआ है 792.88 जिसका 50% क्या है सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, तो 792.88 का हम लोग 50% निकाल लेंगे तो ये हम लोग का पास कितना हो गया 396.44 हो गया। अनसिक्योर्ड कितना था, अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए था 10% ऑफ कैश क्रेडिट अनसिक्योर्ड था, 10% ऑफ कैश क्रेडिट क्या था अनसिक्योर्ड था। तो कैश क्रेडिट हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, ऐड करते हैं 840.1, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 84.01 और ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा टैंजिबल एसेट से, सिक्योर बाय टैंजिबल एसेट क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 396.44 माइनस 1632.98, तो ये हम लोग के पास कितना हो गया 1152.53, इसका भी टोटल सेम ही होता है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी को थर्ड नंबर में हम लोग दिखा देंगे, एडवांसेस को ही थर्ड नंबर में कितना प्रायोरिटी सेक्टर में है, कितना अदर में है, कितना बैंक के पास है, अदर बैंक के पास है कितना, इस तरह से हम लोग टोटल करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है, तो जितना आप लोग को मन है उस तरह से आप लोग दिखा दीजिएगा। तो ये हम लोग का हो गया एडवांसेस का। इन्वेस्टमेंट में कितना था टोटल, इन्वेस्टमेंट को टोटल करते हैं तो 55.23 प्लस 110 तो ये हम लोग का टोटल कितना हो गया 165.4 ये हो गया। अब हम लोग पोस्टिंग करते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले शेयर कैपिटल कितने का था, शेयर कैपिटल हम लोग 198 का निकाले हैं, तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं शेयर कैपिटल में 198। रिजर्व एंड सरप्लस कितने का निकला है 793 का, तो यहाँ लिख देते हैं सेकंड नंबर में 793। आगे डिपॉजिट्स हम लोग का कितना निकाले हैं अभी, डिपॉजिट्स हम लोग का है 1487.12, तो यहाँ पे 1487.12 आ गया। फिर आगे बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स में हम लोग का दे रखा हुआ 110
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 110। आगे अदर लाइबिलिटी में हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है 1.0.1, तो अदर लाइबिलिटी में ये हो गया। अब लाइबिलिटी का टोटल करते हैं, तो लाइबिलिटी का टोटल कितना हो जाता है 198 प्लस 793 प्लस 1487.12 प्लस 110 प्लस 0.1, तो इस तरह से हम लोग का लाइबिलिटी का टोटल हो गया 2588.22। अब कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई में आ जाइए 6 नंबर का शेड्यूल में। तो हम लोग के पास सीआरआर चेक करना है। हम लोग को सबसे पहले क्या चेक करना है सीआरआर। यहाँ इस पार्ट में अमेंडमेंट होता है, सीआरआर चेक करना है। इस पार्ट में क्या होता है अमेंडमेंट। यहाँ आप लोग अच्छे से देखिए। डिपॉजिट्स कितना दे रखा हुआ है सम्स में 1487.12, यही हम लोग का डिपॉजिट दे रखा हुआ है। और सीआरआर का रेट अभी क्या चल रहा है फिलहाल में 3%। सीआरआर का रेट कितना परसेंट है 3% है। तो कंपनी को, तो बैंक को कितना सीआरआर 3% मेंटेन करना होगा। तो सीआरआर कितना हो जाएगा, तो सीआरआर इज इक्वल टू 1487.12 का 3%। तो 1487.12 का कितना परसेंट 3%, तो ये कितना आना चाहिए 44.61। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सीआरआर का करेंटली कितना रेट चल रहा है 3% चल रहा है। ये हमेशा चेंज होते रहता है। एग्जाम में जितना भी परसेंट रहेगा, एग्जाम से पहले देख लेना आरटीपी में कितना परसेंट है, उस तरह से आप लोग को बनाना है। तो यह अभी कितना चल रहा है 3% चल रहा है। तो डिपॉजिट्स हम लोग जो निकाले थे, डिपॉजिट्स कितना निकाले थे 1487.12। तो 1487.12 का 3% कितना हो गया 44.61। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बैंक में बैलेंस कितना, आरबीआई के पास कितना है 37.88 ही है। और तो सीआरआर ट्रांसफर करना होगा ना, तो कितना ट्रांसफर करना होगा, तो माइनस बैलेंस विद आरबीआई। आरबीआई के पास कितना बैलेंस था 37.88, तो 37.88, तो कितना और क्रिएट करना होगा टू बी क्रिएटेड, तो करना होगा हम लोग का 44.61 माइनस 37.88, तो हम लोग के पास कितना 6.73% हम लोग को क्रिएट करना होगा सीआरआर। ये हो गया। अब सीआरआर क्रिएट करेंगे तो हम लोग का बैंक से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा बैलेंस। तो बैंक का बैलेंस हम लोग का कितना दे रखा हुआ है, सबसे पहले कितना क्रिएट करना हुआ 6.73 करना है क्रिएट। तो हम लोग 6.73 ऐड करेंगे 6.73, और यहाँ बैंक से माइनस कर लेंगे हम लोग। यहाँ अदर बैंक का जो बैलेंस दे रखा हुआ है उससे हम लोग सीआरआर के लिए माइनस कर लेंगे कितना 6.73। सीआरआर के लिए यही था। अब एसएलआर, अब क्या होता है एसएलआर। एसएलआर का कितना परसेंट अभी चल रहा है 18% चल रहा है, 18.5% रेट, 18.5% करेंटली चल रहा है। तो एसएलआर के लिए सबसे पहले लिक्विडिटी में क्या आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है। पहले एक बार देख लेते हैं एसएलआर कितना होता है। तो एसएलआर इज इक्वल टू डिपॉजिट हम लोग के पास कितना है 1487.12, तो 1487.12 का 18.5%, तो 1487.12 का 18.5%, ये हम लोग के पास आ जाता है 275.12% आ जाता है। अब हम लोग के पास पैसा लिक्विडिटी में कहाँ पे है, तो कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड में कितना है 160.15 प्लस कैश विद अदर बैंक 155.87 दे रखा हुआ है। फिर मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये हम लोग के पास 210.12 दे रखा हुआ है। गोल्ड भी तो हम लोग का लिक्विडिटी ही होता है ना, तो गोल्ड भी कितना दे रखा है 55.23, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना दे रखा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखा हुआ है 110.17। तो ये हम लोग के पास तो सफिशियंट है। टोटल कर लेते हैं कितना लिक्विडिटी है, तो हम लोग को एसएलआर में ट्रांसफ़र नहीं करना होगा।
691.54। तो हम लोग को क्या है, जितना चाहिए SLR उससे तो ज़्यादा ही है, तो हम लोग को ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत SLR में नहीं है, सिर्फ CRR में था, जिसमें हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे माइनस CRR में ऐड कर दिए थे और फिर बैंक से माइनस कर दिए थे। तो अब शेड्यूल नंबर 6 को टोटल कर लेते हैं। तो 160.12 हो गया प्लस 37.88 प्लस 6.73, तो ये हम लोग का टोटल कितना हो गया, 204.76। और इसका टोटल कितना हो जाएगा, 155.87 माइनस हम लोग को करना है 6.73 प्लस 210.12, तो ये हम लोग का कितना हो गया, 359.26। ये हो गया। तो चलिए हम लोग पुट करते चलते हैं। शेड्यूल 6 का टोटल कितना आ गया था, शेड्यूल 6 का टोटल हम लोग के पास आया था 204.76। फिर शेड्यूल नंबर 7 का टोटल कितना है, 359.26। शेड्यूल नंबर 8 का टोटल कितना है, 165.4। शेड्यूल नंबर 9 का टोटल कितना है, शेड्यूल नंबर 9 का टोटल है 1632.98। शेड्यूल नंबर 10 का है दे रखा हुआ है कितना, 225.82। अदर एसेट में तो कुछ है नहीं। और कंटिजेंट लायबिलिटी हम लोग कितना टोटल किए थे, कंटिजेंट लायबिलिटी का टोटल, कंटिजेंट लायबिलिटी था 14.67। 14.67। अब हम लोग एसेट को टोटल कर लेते हैं। तो ये भी हम लोग का कितना आ गया, 2588.22। तो समझ में आ गया आप लोग को कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट बना लेना था, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व दे रखा होता, फिर करंट ईयर के लिए हम लोग 25% ट्रांसफर किए, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसका। तो ये हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस आ गया था। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद हम लोग क्या निकाले थे, डिपॉजिट्स, फिर बोरोइंग्स दे रखा हुआ था, अदर लायबिलिटी हो गया था। उसके बाद CRR में ट्रांसफ़र किए थे जितना चाहिए था, और ये माइनस कर दिए थे। एडवांसेस में जो दे रखा हुआ था वो कर दिए थे। तो इस तरह से हम लोग का सम्स ये कंप्लीट हो जाता है। समझ में नहीं आए तो आप लोग एक बार दोबारा देखिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो नीचे नंबर दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं।